तो गुरु, सवाल बड़ा सीधा है, ये तेल की मार कब तक झेलने वाले हैं हम? संदीप जी, आपने अपने भी प्रारंभिक प्रबोधन में कहा और हम लोग भी देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो चीजें हो रही हैं, अब हम एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रहते हैं। अगर यहां से दूर भी कुछ घटनाएं घटित होती हैं तो हमारे देश पे भी उसका प्रभाव होना स्वाभाविक है। और एक आंकड़ा जो मुझे लगता है कि हम सबको जानना समझना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भारत जो तेल खरीदता था, वो जो $73 प्रति बैरल दिसंबर 2021 तक का था, वो पिछले महीने कितना हो गया? $110 प्रति बैरल। और 9 मार्च को कितना हो गया? लगभग $130 प्रति बैरल। तो कुल मिलाकर के $50 प्रति बैरल तक की बढ़ोतरी इसमें हुई है। दूसरी बात संदीप जी, हमें यह भी समझने की आवश्यकता है, आपने कहा कि 4 बार 5 बार 6 बार दामों को बढ़ाया गया, लेकिन फ्यूल प्राइस को 137 दिनों तक, लगभग 137 दिनों तक पेट्रोल डीजल के दाम को नहीं बढ़ाया गया था। यह भी एक सच्चाई है, यह कोई अर्ध सत्य नहीं है, इसको भी समझने की आवश्यकता है। एलपीजी में भी 170 दिनों तक किसी प्रकार की बढ़ोतरी। तब राष्ट्रहित की बात कहां गई? अब आप राष्ट्रहित की जो दुहाई देते थे, तब आप राजनीतिक हित साध रहे थे, तो बाजार भी सो गया। उस वक्त भी $37 कीमतें बढ़ गई थी, उस दौरान भी कीमतें बढ़ रही थी। जैसा कि पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में जब चुनाव हुए तब भी कीमतें बढ़ रही थी। तब आप कीमतें नहीं बढ़ाते हैं तो राजनीतिक हित साध लो और अब देश हित की बात करने लगो। यह विरोधाभास नहीं है क्या गुरु? संदीप जी, ये आपकी व्यक्तिगत राय हो सकती है और भारत में हर नीतिगत निर्णय को चुनावों से जोड़ करके देखना, इसको मैं उचित नहीं मानता हूं। भारत एक सक्रिय लोकतंत्र है, कोई ना कोई चुनाव हमेशा चलता रहता है। अभी बिहार में नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं, बिहार में एमएलसी के चुनाव चल रहे हैं, तो बिहार गवर्नमेंट के किसी भी डिसीजन को आप इन चुनावों से जोड़ करके देखिएगा, इसको मैं उचित नहीं मानता हूं। यदि हम ये बता रहे हैं कि पिछले दिनों में 5 बार 6 बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि हुई है, तो यह भी बताना चाहिए कि 140 दिनों तक पेट्रोल डीजल के दामों में कोई वृद्धि नहीं हुई थी, डिस्पाइट इसके बावजूद कि हम लोगों ने एक अद्वितीय अभूतपूर्व पैंडेमिक का संकट झेला। फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? क्योंकि राजनीति, उस वक्त राजनीति हावी थी। एक्सेप्टेड गुरु प्रकाश। नहीं, देखिए संदीप जी, ये जैसे मैंने आप एहसान नहीं कर रहे थे। आप नहीं, एहसान कौन कर रहा है संदीप जी? मैं तो आपके सामने फैक्ट रख रहा हूं। एहसान कौन जता रहा है? मैं तो आपके सामने फैक्ट रख रहा हूं कि 137 दिनों तक कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी, डिस्पाइट इसके बावजूद कि एक वैश्विक अभूतपूर्व और अद्वितीय संकट आया था, जिसको आप भी स्वीकार करेंगे। रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट आया, $50 तक की वृद्धि हुई है अंतरराष्ट्रीय मार्केट में प्रति बैरल के रेट में, यह भी हम लोगों ने देखा है। और इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो पृष्ठभूमि को भी समझने की आवश्यकता है, एक पृष्ठभूमि को भी समझने की आवश्यकता है। और ऐसा अशोक गुलाटी कहते हैं कि एनडीए और यूपीए का यदि तुलनात्मक अध्ययन करिएगा तो आपको पता चलेगा। और ये आज की बात नहीं है। एनडीए 1 में 99 से 2004 एवरेज इन्फ्लेशन क्या था? 4%। यूपीए में क्या हो गया? वो 2004 से 9 लगभग 6%। यूपीए 2 में क्या हो गया? वो 11% का हो जाता है। और 2014 से लेकर के 2019 तक 4.5% का होता है। तो जानबूझ करके एक ऐसा पिक्चर प्रस्तुत करना, एक ऐसा वर्जन प्रस्तुत करना, फैक्ट है। आज महंगाई हो रही है। आपने गुरु, एक सेकंड के लिए होल्ड ऑन प्लीज, एक सेकंड होल्ड ऑन प्लीज। जो आप आंकड़े कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त आंकड़े आपने दिए, अशोक गुलाटी को कोट करते हुए, बिल्कुल दुरुस्त हैं। देखिए, महंगाई, जब आप यूपीए शासन की बात करते हैं या एनडीए शासन की भी बात करेंगे, जो हमारी विकास दर सर पर दौड़ने लगी, 6, 7, 8, 9% तक गई, उस वक्त 6, 7, 8% या 10% महंगाई एक अलग बात होती है। और जहां 3.2% तक भी कोरोना से पहले कह रहा हूं, लगातार 8 तिमाही 7.8 से 8.2 से गिरते गिरते 3.2 आ गई, 4.1 पर आकर ठहर गई, तो विकास दर भी गिर रही थी। इस चीज को भी फैक्टर इन करना पड़ेगा ना गुरु? नहीं, बिल्कुल मैं फैक्टर इन करने को तैयार हूं, लेकिन शुद्ध रूप से यह कह देना, यह वर्जन चलाना कि आज जो महंगाई के दर ये ऐतिहासिक है और महंगाई नया कीर्तिमान स्थापित कर रही है, यह सफेद झूठ है। ये अर्थ सत्य भी नहीं है, ये सफेद झूठ है। और ऐसे आंकड़े मैं महंगाई की बात नहीं कर रहा हूं। मुझे मेरे पहले सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। ना, मेरे पहले सवाल का जवाब नहीं दिया। 9 दिन में 8 दिन आपने तेल की कीमतें बढ़ा दी, ₹5.60। वो पेट्रोल जो ₹5 की छूट एक्साइज में दी थी 3 नवंबर को, वो बराबर हो गई, उससे ऊपर चला गया। पेट्रोल की मार हम कब तक झेलेंगे? नहीं, देखिए संदीप जी, जिस प्रकार से स्थिरता आएगी, पेट्रोल की मार हम
उस दिन झेलना समाप्त हो जाएगा। लेकिन बिना अंतरराष्ट्रीय पृष्ठभूमि के, बिना ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के ये बोलना कि महंगाई नई कीर्तिमान स्थापित कर रही है, मैं इससे आपसे असहमत हूं। महंगाई की दरों में हमने अपना ट्रैक रिकॉर्ड बताया है और यूपीए का भी ट्रैक रिकॉर्ड बताया है। यूपीए के ट्रैक रिकॉर्ड में हमने देखा है कि महंगाई ने कीर्तिमान स्थापित किया था, आज व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। आखिरकार क्या कारण है कि 80% तक ऑयल हमें इंपोर्ट करना पड़ता है? क्यों हमने पहले आत्मनिर्भर भारत की दिशा में चिंता नहीं की? क्यों हमने पहले एथेनॉल की दिशा में चिंता नहीं की? क्यों हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की दौर की चिंता नहीं की? आज ही 8 साल में आपने 8 साल में ये आंकड़ा कितना कम किया? 8 साल में ये आंकड़ा कितना कम किया? नहीं, देखिए संदीप जी, ये निर्भरता कितनी कम की, मैं जानना चाह रहा हूं। हाँ नहीं, मैं बता रहा हूं आपको कोई भी पॉलिसी को होलिस्टिक तरीके से देखने की आवश्यकता होती है। आप महंगाई की तो बात करते हैं, लेकिन जब 80 करोड़ लोगों को 2 वर्षों तक लगातार राशन दिया जाता है, उसको भी फैक्टर इन करिए ना। जब 12 करोड़ से अधिक टॉयलेट बनते हैं, 30% का टॉयलेट कवरेज 98% हो जाता है, उसको भी फैक्टर इन करिए ना। 3 करोड़ से अधिक लोगों का आवास बनता है, उसको भी फैक्टर इन करिए ना। 44 करोड़ लोगों का बैंक का खाता खुलता है, उसको भी फैक्टर इन तो करिए ना। मतलब तेल की कीमतें बढ़ती रहेंगी? मैं बता रहा हूं, तो तेल की कीमतें बढ़ती रहेंगी। देखिए 4 जगह आप चुनाव में जीते, इसी बात पर भरोसा जताया, ये जनादेश आपको मिला है। मुझे ये कबूल करने में कतई कोई गुरेज नहीं है, यही ताकत है बीजेपी की। पर मेरा सवाल देखिए, अभी आपने 3 बार कहा कि अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य देखिए, वी आर ए ग्लोबल इकोनॉमी। तो 2014 से पहले हम ग्लोबल इकोनॉमी नहीं थे क्या? तब अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य कहां गया था? जब आप गैस के सिलेंडर जो 1000 रुपए से ऊपर हो चुका है, सिर्फ पेट्रोल डीजल की बात नहीं है, सिलेंडर लेकर सड़कों पर धरना देते थे, नारा बुलंद करते थे, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, तब क्या हम ग्लोबल इकोनॉमी नहीं थे? अरे संदीप जी, अब बोलने का भी मौका दीजिए ना। आप तो लगातार अपना जजमेंट पास कर देते हैं बिना मेरा पक्ष सुने हुए। हाँ। जरा सुनिए, जरा प्लीज, मैं आपसे आग्रह करता हूं। तब कोई कोविड तो नहीं आया था, तब कोई कोरोना तो नहीं आया था, तब कोई रशिया यूक्रेन की लड़ाई तो नहीं हुई थी, इसको भी फैक्टर इन करिए ना। और जब हम बोलते हैं संदीप जी इस बात को, तो हमने ये भी तो देखा है ना कि आपने सेंट्रल एक्साइज रेट को घटाया गया, आपने उसकी चर्चा की। आपने ये भी तो बताया कि कस्टम ड्यूटी जो क्रूड पाम ऑयल पे घटाया गया है, 35% से घटा करके 8% किया गया है। कस्टम ड्यूटी सोयाबीन और सनफ्लावर पे भी घटाया गया है, 38% से घटा करके 5% तक किया गया है। इससे हमारे कंज्यूमर्स को 20,000 करोड़ तक का लाभ हो रहा है, रिलीफ मिल रहा है, इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। इसीलिए मुझे लगता है कि एक तरफा दृष्टिकोण, एक पक्षीय दृष्टिकोण, ये कठिन है। आज हम एक अभूतपूर्व अद्वितीय संकट से गुजर रहे हैं और ये स्वीकार करते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारा जो विजन है वो कॉम्प्रिहेंसिव और इंक्लूसिव है। गरीब कल्याण की दिशा में, जन कल्याण की दिशा में, वो चाहे मुफ्त राशन हो, शौचालय हो, आवास हो, रोजगार हो। आखिरकार क्या कारण है कि ईपीएफओ में इतना बड़ा रजिस्ट्रेशन होता है? आखिरकार क्या कारण है कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है उसमें भी बताया गया कि अनएम्प्लॉयमेंट की दरों में कमी आई है? तो एक सर्वांगीण तरीके से देखने की आवश्यकता है। और आम भारतवासी समझदार है, आम भारतवासी का जो विवेक है वो समझता है इन बातों को कि हाँ जरूर कठिनाई है, एक मुद्दा है, महंगाई एक इशू है, इससे हम कतई अस्वीकार नहीं कर रहे हैं। इन्फ्लेशन इज एन इशू, बट इन्फ्लेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम। द गवर्नमेंट इज रेडी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सरकार के पास अपना विजन है, सरकार के पास अपनी स्ट्रेटजी है। 140 दिनों तक हमने प्रयास किया, लेकिन जब अंतरराष्ट्रीय दबाव इतना बढ़ गया तब ये हमें करना पड़ा। लेकिन आने वाले समय में जब स्थितियां और स्थिर होंगी तब हम अपने कंज्यूमर को राहत देने की स्थिति में रहेंगे। मैंने अनइंटरप्टेड आपको वक्त दिया। देखिए गुरु, मैंने बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया। आपने इस सवाल का जवाब शुरू किया ये कहते हुए कि कोरोना काल कहाँ, कोरोना काल थोड़ा था, कोरोना काल आया, बिल्कुल आया, उसमें सरकार की जिम्मेदारियां और बढ़ी, खर्च भी बढ़ा, और उसी के चलते कोरोना काल में आपने 13 और 16 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई पेट्रोल और डीजल पर। ये जो 120 रुपए, $120, $110 प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमतें आप अब बता रहे हैं, ये $20 प्रति बैरल से नीचे भी चले गए थे। तब आपने तेल की कीमतें नहीं बढ़ाई थी, मतलब घटाई नहीं थी तेल की कीमतें, वो जस की तस रही। तो ये अजीबोगरीब आप तर्क दे रहे हैं, चित भी मेरी पट भी मेरी। जब तेल की कीमतें $20 चली गई तब भी कीमतें कम नहीं करेंगे, तब एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देंगे, तो चित भी मेरी। अब कह रहे हैं नहीं जी दाम बढ़ गए तो दाम तो बढ़ाने पड़ेंगे, तो पट भी मेरी। थोड़ा इसे समझाइए ना मुझे। नहीं संदीप जी, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन आप समझने के लिए तैयार तो रहिए ना। मैं तो बता ही रहा हूं आपको। आपने नवंबर 3 के निर्णय की बात की, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज को घटाया है। आपने इस बात की बात की कि कस्टम और एक्साइज को
क्रूड पाम पे घटाया गया, सनफ्लावर पे घटाया गया, सोया पे घटाया गया, तो कभी भी इन्फ्लेशन को एक पक्षीय दृष्टि से देखने की आवश्यकता नहीं, इन्फ्लेशन को द्विपक्षीय दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। 2008-9 का काल हम भूल गए हैं क्या?